हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज करने वाले हैं अमेंडमेंट्स, ठीक है। और आज हम दो इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लिए हैं, 42nd अमेंडमेंट एंड 44th अमेंडमेंट, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ओके। और भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और उसे भी हम कल करेंगे कल से, ठीक है। कल हम आई होप मैं कल सारा अमेंडमेंट करवा दूंगी, लेकिन आज सिर्फ हम दो अमेंडमेंट लिए हैं इंपॉर्टेंट वाले, 42nd एंड 44th। और इसको एवरीथिंग, ये दोनों अमेंडमेंट में जो भी चीज़ें लिखी हुई है एवरीथिंग और एवरी पॉइंट को याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। और ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता होगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट्स है तो उसको भी हम कल करेंगे, ओके। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और उसके बीच में या फिर कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछना। और अगर समझ में आया तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन अगर समझ में आया तो लाइक कर देना। और चलो ठीक है, पढ़ाई करते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976। वैसे ज़्यादा ट्रिक्स नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें पॉइंट्स है तो पॉइंट्स से कैसे ट्रिक्स करेंगे, राइट। लेकिन कुछ कुछ अगर जहाँ जहाँ बनता जाएगा तो थोड़ा निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो, 42nd अमेंडमेंट 1976, इसको याद करने का 4 to 6 है ना, यहाँ पे भी 1976 6 वाला कर लेना, ओके। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, 42nd वाले को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये तो सबको पता होगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर जिसको नहीं पता उसको ऐसे याद कर सकते हो। अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है 42nd 44th में किसको मिनी ले, तो छोटा कौन है 42nd 44 में, 42 है ना, तो 42 को मिनी कर देना, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल में अब 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत क्या क्या चीज़ें हुई थी इस अमेंडमेंट में, वो देखते हैं। प्रियम्बल में ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, प्रियम्बल में ऐड किया गया था 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इंपॉर्टेंट याद रखना। तीनों वर्ड क्या क्या ऐड किया, ऐसा ऑप्शन में आ जाएगा, तीनों वर्ड दे देगा और एक अलग दे देगा, कहेगा कि इसमें से कौन सा अमेंडमेंट नहीं ऐड, कौन सा वर्ड नहीं ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तीनों वर्ड याद करना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ऐसे साई कर लेना, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। डीपीएसपी में क्या किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, डीपीएसपी में ऐड किया गया था आर्टिकल 39, 39A, 43A, 48A। अब ये सब आर्टिकल्स में है क्या, ये हमने करवा दिया है ऑलरेडी। जब हमने डीपीएसपी करा था ना, तो वहाँ पे 39A में क्या है, 43A में क्या है, हमने सब करवा दिया है ना। यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे, ओके, डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ हो रखा है। इसमें ऐसे याद कर सकते हो 39A, इसे याद करना है 43A, 48A, ठीक है। और इसको एक ध्यान रखना, ए वाले सब है इसमें। 42nd वाले में क्या, 42nd अमेंडमेंट क्या है, सब ए वाले हैं, तो एक ए करके करना, वरना ये 39 में नहीं है, लेकिन 39A तो है ना, 43A, 48A। बस एक कह सकते हो टिप है, ठीक है। अगर किसी को डायरेक्ट करना तो वेरी बेस्ट डायरेक्ट करो। और डीपीएसपी में एक चीज़ और अमेंड किया, ये तो ऐड किया गया था, देखो प्रियम्बल में ऐड किया गया था, ओके, ये तीनों वर्ड डीपीएसपी में ऐड किया गया था, ये चारों आर्टिकल। लेकिन अमेंड क्या किया गया था, आर्टिकल 39 को अमेंड किया गया था। आर्टिकल 39 में एफ वाला, एफ में क्या, 39F में क्या था, चिल्ड्रेन को अपॉर्चुनिटी दो, अच्छा से वो ऐसा ग्रो करें, सब चीज़ का अपॉर्चुनिटी दो, ये वाला था ना एफ में, तो वो अमेंड किया गया था, ठीक है। 39F कर देना यहाँ पे। और क्या था, हाँ, और 42nd अमेंडमेंट में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में डीपीएसपी को ज़्यादा बड़ा माना गया था, कि ऊंचा है 42nd अमेंडमेंट में। लेकिन वही चीज़ फिर 44th अमेंडमेंट में सुधार दिया गया कि इक्वल है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में अब अलग देख लीजिए, देखो हमने प्रियम्बल में देख लिया क्या किया गया था, डीपीएसपी में देख लिया क्या किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड किया गया था 51, आर्टिकल 51 पूरा, आर्टिकल 51 में पूरा ऐड किया गया था। 51A आर्टिकल किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल ड्यूटीज से, और उसमें सब क्लॉजेज है ना। ए से लेके कहाँ तक है, ए से लेके
के तक है, तो 10 ऐड किया गया था यहाँ पे, क्योंकि 11th वाला जो ऐड किया जाएगा, याद करो कैसे याद किया गया था, आर्टिकल 51A का जो के है सब क्लॉज, सब याद आ रहा है ना, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज देखना सब याद हो जाएगा। के जो था वो 86th अमेंडमेंट से किया गया था, याद आ रहा है, 86th अमेंडमेंट से किया गया था। और बाकी जो 10 था वो तो 11th वाला है, बाकी जो 10 था वो 42nd अमेंडमेंट से उसमें ऐड किया गया। फिर आर्टिकल 51 को आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज उसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और आर्टिकल 51A का सब क्लॉज के वो अमेंड किया गया था आर्टिकल 86th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा सब चीज़ें। अब देखते हैं 14A आगे आर्टिकल नहीं है, पार्ट 14A है। ठीक है, पार्ट आगे लिख लेना, छूट गया। पार्ट 14A, पार्ट सब हमने करा नहीं है, लेकिन पार्ट 14A में ऐड किया गया था ट्रिब्यूनल्स को ऐड किया गया था पार्ट 14A में। जब पार्ट्स देखोगे ना वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स लिखा रहेगा, पार्ट 14A में क्या ट्रिब्यूनल्स है। अब ट्रिब्यूनल्स में 2 आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B को ऐड किया गया था ट्रिब्यूनल्स पे। अब ट्रिब्यूनल्स होते क्या हैं? ट्रिब्यूनल्स एक कह सकते हो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी का मतलब क्या होता है? पार्शियल मतलब पार्शियली जुडिशियल। ठीक है, पूरी तरीके से वो जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ जुडिशरी का काम करता है कुछ। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये। तो करता क्या है, देखो इतने सारे लोग हैं हमारे कंट्री में और इतने सारे केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में मानो कि 30 टोटल कोर्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, 30 कोर्ट्स हैं और लोग क्या कितने हैं हमारे देश में, मानो कि 30 कोर्ट्स हैं हमारे, कोर्ट हो गए। ठीक है, सब सारा मिला के, सुप्रीम, हाई, लोअर वो सब मिला के, ठीक है, और लोअर कोर्ट वो सब मिला के, और मानो कि यहाँ पे 500 पॉपुलेशन है इंडिया का। ठीक है, मानो कि 500 पॉपुलेशन है और इसमें से 300 जो है वो मतलब 300 केसेस, 300 ऐसे लोग जो हमेशा मतलब केसेस वगैरह मतलब रिलेटेड है, ऐसा कर लो। सब तो केस नहीं कर रहे ना बैठ के, तो 300 लोग केस 30 कोर्ट तो नहीं देख सकती ना। तो एक ओवर बर्डन होने की वजह से एक ट्रिब्यूनल बना दिया जाता है, ताकि कोर्ट्स पे ज़्यादा बर्डन है और ट्रिब्यूनल्स ही उस कोई केसेस को, छोटे मोटे जो भी केसेस उनके अंडर आ सकते हैं, उन केसेस को वो सुलटा दें। एक तो बर्डन की वजह से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, अब कोर्ट जाने में बहुत टाइम लगता है। ये कोर्ट रास्ता वाला कोर्ट नहीं, कोर्ट जाना, हियरिंग, ये सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। आज कल मतलब कल की डेट, परसों की डेट, इस सब में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टाइम को बचाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ठीक है, थर्ड रीज़न क्या है? एक्सपेंसिव। कोर्ट जाने में काफ़ी खर्चा होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रिब्यूनल्स, तो एक्सपेंसिव की वजह से। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट ये रीज़न है कि कोर्ट में अगर समझो कि कोई ऐसा केस आया, जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई केस आया, ठीक है, और वहाँ पे जो जज हैं वहाँ पे उनको सब कुछ पता है, उन्होंने अच्छे से लॉ पढ़ा है, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ा है, उन्होंने टेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी, मतलब उनसे रिलेटेड नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो अब कोई टेक्नोलॉजी का केस गया है तो उसको वह कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं सॉल्व कर पाएंगे ना। मानो कि पूरा उनको लॉ पता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए भी ट्रिब्यूनल बनाया जाता है। और बताते हैं, देखो जो कोर्ट्स होते हैं उसमें मेंबर्स होंगे जो जुडिशियल मेंबर होंगे, सब जो जिसको लॉ पता होगा, है ना, वो सब लोग होंगे। लेकिन ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल मेंबर होते हैं एक, बाकी कौन होते हैं? एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको जुडिशरी से कोई रिलेटेड नहीं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं। अगर कोई टैक्स से रिलेटेड कोई आया है कोई कंप्लेंट, तो वो एक्सपर्ट्स बताएंगे कि ये चीज़ें इसमें कर सकते हैं जुडिशियल मेंबर्स को, समझे। और अगर कुछ ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आया है प्रॉब्लम, तो उसके एक्सपर्ट्स वहाँ पे होंगे। समझ में आ रहा है? तो ट्रिब्यूनल्स इन सब रीजन से बनाया जाता है, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ओके, चलो और भी चीज़ें की गई थी 42nd अमेंडमेंट में। क्या की गई थी? ट्रांसफर किया गया था 5 सब्जेक्ट्स को फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। और स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, उसमें क्या आता है, हमने सब बता रखा है। तो 5 सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट लिस्ट में जो था पहले, उसको
कर दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। कौन कौन से वो सब्जेक्ट थे? एजुकेशन, फॉरेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, वेट एंड मीजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसको स्टेट लिस्ट से लेके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, और क्या किया गया? पॉइंट है, मेड द प्रेसिडेंट बाउंड टू एक्ट ऑन कैबिनेट ऑफ एडवाइस। इस 42nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया था? इस अमेंडमेंट के थ्रू ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट को बाउंड है कि वो कैबिनेट के हिसाब से, कैबिनेट के एडवाइस पे वो काम करे। प्रेसिडेंट इस चीज़ मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है कैबिनेट के एडवाइस पे ही काम करने के लिए। ठीक है, कर्टेल किया गया। और क्या किया गया? कर्टेल जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू पावर है उसको कम किया गया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि कोई लॉ बनता है तो कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको क्या करती है, उसको चेक करती है कि वो लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, फंडामेंटल राइट को कहीं वॉयलेट तो नहीं कर रही है ना। और अगर कुछ ऐसा है तो उस लॉ को वो नन एंड वॉइड साबित करती है कि नहीं पास हो सकता, ये लॉ जो है अब नन एंड वॉइड, बिल्कुल उसको क्वैश कर देती है ना। तो ये जुडिशियल रिव्यू है उनके पास। तो ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हाई कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का जो पावर था उसको कम कर दिया जाता है। और द जुडिशरी कांट रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसमें एक चीज़ और क्या कही गई थी 42nd अमेंडमेंट में कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड अगर कुछ लॉ वगैरह बनता है, कुछ एक्ट आता है, तो जुडिशरी उस चीज़ को रिव्यू नहीं कर सकती है। ठीक है, ये चीज़ें कही गई थी। टर्म क्या? टर्म, हाँ, टर्म ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जो टर्म था उसको 5 साल से लेके, इसको यहाँ पे ऐसे कर देना। ठीक है, 5 साल से लेके 6 साल कर दिया गया था। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया था? लोकसभा का जो टर्म है 5 साल उसको बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था। लेकिन 44th में वो फिर से 5 साल कर दिया गया, इसलिए अभी 5 साल है। समझे? नो कोरम रिक्वायर्ड नाउ। 42nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि अब किसी कोरम की ज़रूरत नहीं है। कोरम क्या होता है? कोरम बताया हम क्या होता है कि अगर हाउस में अगर किसी मैटर पे बात करनी है तो एक कोरम सेट कर दिया जाता है कि इतने लोग एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए ताकि हम इस मैटर पे बात करें। कोरम कितना है? 100 लोगों का कोरम है। तो इसमें 42nd अमेंडमेंट में क्या कहा गया था कि कोरम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब वापस से यही सब चीज़ें 44th अमेंडमेंट में उसको ठीक की जाएंगी। ठीक है, ठीक की जाएंगी। चलो देखो यहाँ पे ठीक कर है ना। टर्म्स ऑफ लोकसभा जो है बैक टू 5 years, वापस से 5 साल कर दी गई। किसमें? 44th अमेंडमेंट में। फिर कोरम रिक्वायर्ड 44th अमेंडमेंट कर दिया गया, कह दिया गया कि नहीं भाई कोरम की ज़रूरत है। हमने हटा दिया था 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 44th अमेंडमेंट के थ्रू कि कोरम की ज़रूरत है ना। वापस कर दिया गया चीज़ों को। 42nd एक सेकेंड, हाँ इसमें कुछ ट्रिक्स तो है नहीं, इसमें सब कुछ तो याद ही होगा है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे याद हो जाएगा चीज़ें। फिर रही बात ये सब्जेक्ट वाला, तो सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट कैसे याद करोगे? कुछ मीनिंग से रिलेट कर लेना, मीनिंग से कुछ 40 है ना। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, उसको पढ़ लेना अच्छे से तो याद हो जाएगा। हाँ, ये दोनों लास्ट में जो ये दोनों पॉइंट है ये तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को वापस ठीक किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है 42nd में हुए होंगे तभी तो 44th में ठीक की जाएंगी, है ना। 44th अमेंडमेंट ये किया, ये हुआ 1978 में। 448 हो जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल एक्ट अंडर आर्टिकल 300A। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा क्या था? फंडामेंटल राइट था ना, है ना। उसको हटाकर उसको लीगल राइट में कर दिया गया था। उसको फंडामेंटल राइट से हटा के और उसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। अभी प्रेजेंट में 300A में है वो। ठीक है, ये किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, और क्या किया गया था? कोर्ट कैन डिसाइड ऑन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर। इसमें कहा गया था कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा डिस्प्यूट्स, कुछ भी डिस्प्यूट्स होगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम या फिर स्पीकर से रिलेटेड। तो ये तो बता दिया। टर्म जो वापस कर दिया था 5 साल, कोरम रिक्वायर्ड कह दिया गया था। इंटरनल एक सेकेंड, चलो पहले पढ़ लेते हैं। इंटरनल डिस्टर्बेंस चेंज्ड टू आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस, नेशनल इमरजेंसी याद आ रहा है? वहाँ पे हमने पढ़ा था ना इंटरनल डिस्टर्बेंस,
उस नाम को चेंज करके, इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया है। मतलब अभी नेशनल इमरजेंसी करोगे तो वहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन आएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम बदल के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। इसको 44 में कैसे याद करोगे? 4 इसको, हाँ 4 कर देना। 4 क्यों कर दिया मैंने? 4 तो अरे तो रिबेलियन वगैरह होता तो क्या होता? 4 इधर 4 फाड़ सब कुछ होता, तोड़ मोड़ 4 फाड़, ऐसे कर लेना, ठीक है। आर्टिकल 20-21 कांट बी सस्पेंडेड इन इमरजेंसी। आर्टिकल 20 और 21 ये जो है ये सस्पेंड नहीं किए जाएंगे इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 नहीं किए जाएंगे। ये चीज़ 44th अमेंडमेंट में की गई है, ठीक है। और लास्ट क्या है? प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली द रिटन रिक्वेस्ट ऑफ कैबिनेट। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी किस कैबिनेट के रिटन रिक्वेस्ट पे ही डिक्लेयर कर सकते हैं वो इमरजेंसी। इसको कैसे याद कर सकते हो? इमरजेंसी वाली बात 44th अमेंडमेंट में हो रही है, तो फिर से इमरजेंसी वाली बात 44th अमेंडमेंट में ही हो रही है। ये भी इमरजेंसी वाली बात है, तो 44th अमेंडमेंट, सब इमरजेंसी वाली बात है 44th अमेंडमेंट में ही हो रही है। 42nd में तो कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं हुई थी ना। प्रेसिडेंट, और क्या है? प्रेसिडेंट एम्पावर्ड टू सेंड बैक बिल वंस एंड देन साइन ऑन नेक्स्ट। देखो इसमें क्या लिखिए, देखो अब मेरे नोट से वो बुकिश लैंग्वेज में नहीं है, इसको कह सकते हो कि क्रिस्प वे में है थोड़ा, कि कम वर्ड से चीज़ों को लिख दो ऐसे। तो इसमें प्रेसिडेंट क्या है? एम्पावर्ड करता है टू सेंड बैक बिल वंस एंड देन साइन ऑन द टर्न। मतलब प्रेसिडेंट एक बिल को भेज सकता है एक बार, लेकिन अगर वो बिल दोबारा उनके पास आता है तो उन्हें साइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ 44th अमेंडमेंट में लिखी गई थी कि प्रेसिडेंट के पास एक बार पावर है कि वो बिल को भेज सकता है, लेकिन दूसरी बार जब आया तो उसको साइन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये पावर दिया गया था एक बार भेजने का 44th अमेंडमेंट के थ्रू। खत्म हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 42nd और 44th अमेंडमेंट। और इसके बाहर आई डोंट थिंक इसके बाहर कुछ होगा। एक चीज़ और है, 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे पीएम कौन थी ये सबको पता होगा। अगर जिसको नहीं पता है, वैसे सबको पता होगा, इंदिरा गांधी थी ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है 42nd अमेंडमेंट के थ्रू पीएम उस वक्त कौन थे पीएम? 42nd जब अमेंडमेंट हुआ था तो इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो नीचे ज़रूर पूछना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। तब तक के लिए थैंक यू।